नमस्कार। एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 14th वीडियो लेक्चर है और आज हम बात करेंगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की, जिसे हम ओएसआई मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक कवर किया था एमएस ऑफिस, अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स ने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर उनको देख लें, क्योंकि एमएस ऑफिस जो है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से एज वेल हैज़ जब आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट बन जाएंगे तब भी अगर आप ऑफिस में जो भी 90% वर्क आप करेंगे ऑफिस में, वो एमएस ऑफिस पर ही करेंगे। तो एमएस ऑफिस की नॉलेज रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट बनने जा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ये जो एग्ज़ाम है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए और 2021 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट बनकर घर जाएं, तो आप लोगों ने करना क्या है, जो मेरी ये 3 कॉन्सेप्ट है इनको सीरियसली फॉलो करना है। माइंड बॉल कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा कि हमारे माइंड में जो है टेंडेंसी रहती है चीज़ों को भूलने की, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे, तो हम उस भूलने की टेंडेंसी को जो है कम कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। ग्राफ ऑफ स्टडी में क्या रहेगा कि ऐसा नहीं है कि हम आज जो है जोश में आके 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर 8 घंटे पे आ गया है, बीच में जो है पढ़ना ही बंद कर दिया है क्योंकि हम तो थक गए अब स्टडी करते करते। तो ग्राफ ऑफ स्टडी में हम समझेंगे कि हम अपनी सीटिंग कैपेसिटी को जो है कॉन्स्टेंटली बनाए रखना है और टाइम के साथ धीरे धीरे उसको जो इंक्रीज़ करना है। एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी को आप लोगों ने 100% बनाए रखना है, मेंटेन करके रखना है, ताकि जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा रहा हूँ कहीं वो स्किप ना हो जाए। अगर आपने मेरा ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मेरी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है लाता रहूँ। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, व्हाट इज़ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल है क्या? तो ओएसआई मॉडल है क्या, इसको समझते हैं। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल जो है एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को जो है 7 लेयर में जो है डिवाइड किया गया है। हर लेयर का जो अपना एक फंक्शन है, तो ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। OSI मॉडल इनेबल्स डाइवर्स कम्युनिकेशन सिस्टम टू कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो OSI मॉडल इनेबल करता है डाइवर्स कम्युनिकेशन सिस्टम। डाइवर्स कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि जब हम चीज़ों को सेंड करेंगे तब भी OSI मॉडल का यूज़ रहता है, जब कोई चीज़ों को हम रिसीव करते हैं तब भी OSI मॉडल का जो है वहाँ पे यूज़ रहता है। तो यहाँ पे OSI मॉडल क्या है, डाइवर्स कम्युनिकेशन सिस्टम है टू कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, और ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का भी यूज़ करता है। तो आप लोगों को समझ आ गया ना कि इस लाइन का मतलब क्या है। मान लो बात कि अगर आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं अपने किसी फ्रेंड्स को, तो OSI मॉडल वहाँ पे यूज़ होएगा जब आप डेटा को सेंड करते हैं, और OSI मॉडल वहाँ भी यूज़ होगा जब कोई आपका फ्रेंड उस डेटा को रिसीव करेगा। तो ये क्या है, डाइवर्स कम्युनिकेशन सिस्टम है। दोनों साइड ये जो है सिस्टम वर्क करता है। शायद अब तो समझ आ ही गया होगा। The OSI models provide a standard for different computer system to be able to communicate with each other। ठीक है, तो OSI मॉडल जो है एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम को, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। इट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिटिंग अप कम्युनिकेशन सिस्टम इनटू 7 लेयर, और ये बेस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिटिंग पे बेस्ड है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम को स्प्लिटिंग कर देगा किसमें, 7 लेयर में। ईच वन डिपेंड्स ऑन द लास्ट वन, और जो भी इसकी एक लेयर जो है, जो भी लेयर रहती है यहाँ पे 7 लेयर, उसमें जो है पहली लेयर जो है अपनी लास्ट लेयर के पे जो है डिपेंड करती है। यही मतलब है इसका। आगे देखते हैं। ये हमारा OSI मॉडल्स रहने वाला है, और ये OSI मॉडल्स की लेयर रहने वाली है। एप्लीकेशन लेयर 7th लेयर रहती है, प्रेजेंटेशन लेयर 6th लेयर रहती है, सेशन लेयर 5th, ट्रांसपोर्ट लेयर 4th, नेटवर्क लेयर 3rd और डेटा लिंक लेयर 2nd, और फिजिकल लेयर जो है 1st लेयर रहने वाली है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये भी बनता है कि OSI मॉडल्स की जो है सॉफ्टवेयर लेयर्स कौन कौन सी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर जो है हम सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं, और जिन लास्ट की 3 लेयर इनको हम हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं। जब हम एज ए सेंडर डाटा सेंड कर रहे हैं तो OSI मॉडल जो है इस वाले एरो की में जो है डाटा को प्रोसेस करेगा, जैसे यहाँ पे सेंडर आपको दिख रहा है, और डाउन एरो की तरफ जो है डाटा को प्रोसेस करेगा। अगर हम रिसीवर की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए डाटा जो प्रोसेस करेगा वो अप एरो की तरह डाटा को प्रोसेस करेगा। अब आगे इसको और ज़्यादा समझते हैं। जैसे यहाँ पे सेंडर है, तो सेंडर एप्लीकेशन लेयर 7th लेयर पे जो है पहले डाटा सेंड करेगा, फिर 6th लेयर पे करेगा, फिर 5th लेयर पे करेगा। पहले 3 लेयर पे
जो है डेटा डेटा की तरह रहेगा, फिर फोर्थ लेयर में डेटा सेगमेंट में चेंज कर देगा, स्प्लिट कर देगा, फिर थर्ड लेयर में डेटा को पैकेट में स्प्लिट कर देगा, और सेकंड लेयर में डेटा को फ्रेम में स्प्लिट कर देगा, और फिर फर्स्ट लेयर में डेटा को किस में स्प्लिट कर देगा, बिट्स में स्प्लिट कर देगा, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में उसको जो डेटा को जो ब्रेक कर देगा। हमें पता है कि कंप्यूटर जो है 0 बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मतलब 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। तो फिजिकल लेयर में डेटा को 0 1 में जो स्प्लिट कर देगा। फिर अगर हम रिसीवर की तरह एक्ट कर रहे हैं तो डेटा पहले फिजिकल लेयर में आएगा, फिर डेटा लिंक लेयर में आएगा, फिर नेटवर्क लेयर में आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर पे जो है प्रोसेस करेगा। तो जब हम सेंडर की तरह वर्क कर रहे हैं तो डेटा जो डाउन एरो में प्रेस करेगा, जब रिसीवर की तरह एक्ट कर रहे हैं, मतलब रिसीवर है हम लोग, तो डेटा हमारा जो है अप एरो की तरह यहाँ पे जो है हमें प्रोसेस करेगा। अब समझते हैं कि हर एक एप्लीकेशन लेयर का यहाँ पे क्या वर्क रहने वाला है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेयर, सेवन्थ लेयर जो थी हमारी, वो द एप्लीकेशन लेयर थी। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि हम सेंडर है, ठीक है, डेटा को हम सेंड कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो यहाँ पे लेयर रहने वाली है, सेवन्थ लेयर पे पहले डेटा को जो प्रोसेस करेंगे। The application layer is used by end user software such as web browsers and email client। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर का जो यूज़ करता है वो एंड यूज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। तो एंड यूज़र सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? मान लो बात कि हम डेटा को सेंड कर रहे हैं तो भी हम एंड यूज़र है। अगर हम डेटा को रिसीव कर रहे हैं तो भी एंड यूज़र है, क्योंकि हम है ना, वो सबसे लास्ट में हम ही है जो डेटा को सेंड कर रहे हैं या डेटा को रिसीव कर रहे हैं। जिस सॉफ्टवेयर का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो एंड यूज़र सॉफ्टवेयर रहते हैं। जैसे वेब ब्राउज़र अगर हम क्रोम का यूज़ कर रहे हैं वो भी एंड यूज़र सॉफ्टवेयर है, या कोई जीमेल जिस पे हम मेल को सेंड कर रहे हैं वो भी एंड यूज़र सॉफ्टवेयर है, और मैसेंजर, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह ये सब क्या है? एंड यूज़र सॉफ्टवेयर है। इट प्रोवाइड्स प्रोटोकॉल दैट अलाउ सॉफ्टवेयर टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंट मीनिंगफुल डेटा टू यूजर्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? एक प्रोटोकॉल को प्रोवाइड करती है ताकि जो हमारा एंड यूज़र सॉफ्टवेयर है वो डेटा को सेंड कर सके, और जो हमारा एंड यूज़र सॉफ्टवेयर है वो भी डेटा को जो है रिसीव कर सके। ठीक है, तो ये सेंडर और यूज़र के बीच में जो डेटा को अगर हमने ट्रांसफ़र करना है तो हमारे लिए एक क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स को प्रोवाइड करवाती है एप्लीकेशन लेयर। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एप्लीकेशन लेयर का क्या मीनिंग रहने वाला है, क्या वर्क रहने वाला है यहाँ पे, कि ये जो है सेंडर और रिसीवर को जो है एक प्रोटोकॉल जो है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल को जो है प्रोवाइड करवाती है। आगे देखते हैं, ए फ्यू एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आर द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम सिस्टम जो है प्रोटोकॉल्स का यूज़ जो है रहता है यहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल्स का है ये कि जो हमारे जो एप्लीकेशन लेयर्स है वो किस प्रोटोकॉल्स का यूज़ करती है, मतलब मेनली डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल रहता है, अगर हम वेब ब्राउज़र में जैसे क्रोम में कोई चीज़ हम सेंड कर रहे हैं या वहाँ पे कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो वो किस में रहती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में रहती है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अगर हम कोई क्या फाइल ट्रांसफ़र कर रहे होते एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ब्राउज़र का यूज़ करके, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, अगर हम मेल वगैरह अगर सेंड कर रहे हैं तो हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का जो है यूज़ करते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी हम मेल में ही यूज़ करते हैं। एंड डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल का यूज़ हम क्या करते हैं? जब हम कोई डेटा जो है किसी डोमेन का यूज़ करके जो हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम का प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है प्रोटोकॉल्स के जो हम एप्लीकेशंस लेयर में यूज़ करते हैं। बट इट शुड बी मेड क्लियर दैट क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर नॉट द पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। तो ये बोलते हैं हम लोगों को ये बात क्लियर करनी होगी या समझनी होगी, जो हमारा सॉफ्टवेयर है जैसे क्रोम हो गया, वो मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप वगैरह 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 हो गया, तो ये अपने आप में एप्लीकेशन लेयर के पार्ट नहीं है। ठीक है, ये तो एंड यूज़र सॉफ्टवेयर है ना। बट अगर जब हम वहाँ पे कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं, मान लो बात हम मेल कोई सेंड कर रहे हैं, जब हम मेल वहाँ पे टाइप करेंगे, सेंड करेंगे, जब हम उसको सेंड करेंगे तो तब वो जो है पहला जो प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन लेयर में जाएगा वो मेल का डेटा जो, ठीक है। तो जो हम जीमेल पे जो वर्क कर रहे हैं वो एप्लीकेशन लेयर नहीं है, ये इसका कहने का मतलब है। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एप्लीकेशन लेयर का क्या वर्किंग है OSI मॉडल्स में। नेक्स्ट लेयर को देखते हैं, सिक्स्थ लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो है हमारे सिक्स्थ लेयर रहने वाली है। द प्रेजेंटेशन लेयर प्रिपेयर डाटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, जो भी डाटा एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर को मिलता है वो उसे प्रिपेयर करती है। अब किस फॉर्म में प्रिपेयर करती है इसको देखते हैं। इट वॉज डिजाइन फॉर डेटा इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन सो डेटा कैन बी रिसीव्ड करेक्टली ऑन द अदर एंड। तो ये इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि प्रेजेंटेशन
लेयर को कि जो भी डाटा उसे एप्लीकेशन लेयर से मिलता है वो उसको इनक्रिप्ट कर देती है किसी दूसरे फॉर्म में, ताकि डाटा को जो है किसी थर्ड पार्टी एक्सेस से बचाया जा सके, इंटरप्ट होने से जो है बचाया जा सके। जब हम इसको रिसीविंग एंड पे देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर को, तो वो जो इनक्रिप्ट डाटा रहेगा वो फिर से डिक्रिप्ट कर देगी ओरिजिनल फॉर्म में, ताकि यूज़र को जो है वो डाटा जो है ओरिजिनल फॉर्म में जो है दिखाई दे। तो ये वर्क रहता है किसका, प्रेजेंटेशन लेयर का। अगर हम मान लो बात की 100 MB की फाइल जो हम जो है कोई सेंड कर रहे हैं, तो जो रिसीवर के पास वो फाइल जाएगी वो जो है 90 MB की या फिर 80 MB की रहती है। तो क्या रहता है कि वो कंप्रेशन भी वहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को कंप्रेस भी कर देती है स्मॉल साइज में, ताकि जो है फास्ट रह सके, डाटा को जल्दी से जल्दी जो है रिसीव किया जा सके। तो आज की डेट में तो हमें ऑप्शन मिलता है ना कि हमने अपने डाटा को कंप्रेस करना है कि नहीं करना है। बट पहले ऐसा रहता था कि कोई भी अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल आप ट्रांसफ़र करते थे तो उसको थोड़ा उसका जो साइज़ थोड़ा कम हो जाता था, तो वो कौन करती थी, वो प्रेजेंटेशन लेयर करती थी। द प्रेजेंटेशन लेयर टेक एनी डाटा ट्रांसमिट बाय द एप्लीकेशन लेयर एंड प्रिपेयर इट फॉर द ट्रांसमिट ओवर द सेशन लेयर। ठीक है, तो बोलता है कि प्रेजेंटेशन लेयर कोई भी डाटा जो एप्लीकेशन लेयर द्वारा उसे ट्रांसमिट किया जाता है उसको प्रिपेयर करती है ताकि उसको सेशन लेयर में जो है ट्रांसफ़र किया जा सके। तो अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर भी कि प्रेजेंटेशन लेयर का क्या वर्क रहता है, डाटा को इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना और उसे कंप्रेस कर देना, थोड़े कम उसका साइज जो है थोड़ा कम कर देना। नेक्स्ट लेयर को देखते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर जो है 5th लेयर रहने वाली है हमारी OSI मॉडल्स की। द सेशन लेयर क्रिएट्स कम्युनिकेशन चैनल कॉल सेशन बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, तो सेशन लेयर जो है डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन चैनल को क्रिएट करती है, जिसे हम सेशन भी बोलते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग सेशन, एंश्योरिंग दे रिमेन ओपन एंड फंक्शनल वाइल डाटा इज बीइंग ट्रांसफर एंड क्लोजिंग देम व्हेन कम्युनिकेशन एंड्स। ठीक है, तो ये सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब डाटा ट्रांसफ़र किया जाए तो सेशन को जो है ओपन रखे और फंक्शनल रहे जब तक डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है सेशन लेयर में। ठीक है, जब डाटा जो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा तब ये ही लेयर जो है एंश्योर करती है कि अब सेशन को क्लोज कर दिया जाए, कम्युनिकेशन एंड कर दी जाए, क्योंकि डाटा तो अब ट्रांसफ़र हो गया है। ये इसका मेन वर्क रहने वाला है। द सेशन लेयर कैन आल्सो सेट ए चेक पॉइंट्स ड्यूरिंग ए डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है, तो जब हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो सेशन लेयर का एक मेन फंक्शन रहता है कि वो चेक पॉइंट्स को जो है प्लेस कर देती है जब हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इफ़ द सेशन इज़ इंटरप्टेड, अगर सेशन किसी वजह से इंटरप्टेड रहता है या फिर हमारा इंटरनेट कनेक्शन किसी वजह से जो है फेल्ड हो जाता है, तो डिवाइस कैन रिज्यूम डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट। तो डिवाइस जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है वो लास्ट चेक पॉइंट से जो है डाटा को जो वहीं से रिज्यूम कर सके। तो इसका एक कॉमन एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जब मान लो बात की, जब हम 100 MB की फ़ाइल जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं और 99 तक तो हमने उसको ट्रांसफ़र कर ली है, बट किसी वजह से अब हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो है फेल हो जाता है, 99 पे जो है प्रोसेसिंग जो है रुक जाती है। तो सेशन लेयर क्या करती है कि पहले वो जो है चेक पॉइंट्स पहले ही उसने प्लेस करके रखे होंगे या 1-1 MB के बाद चेक पॉइंट्स प्लेस करके रखे होंगे। तो जब हमारा 99% पे अगर फेल हो गया है तो ये हमारा डाटा जो फिर वहीं से ही ट्रांसफ़र करेगा, रिज्यूम करेगा, मतलब ट्रांसफ़र करेगा 99% से। ऐसा नहीं है कि वापस 0 पे आएगा हमारी फाइल जो है ट्रांसफ़र करने के लिए। ये चेक पॉइंट्स को प्लेस करेगा तो डाटा जो है 99% से ही स्टार्ट होएगा ट्रांसफ़र करना। तो ये भी इसका मेन फंक्शन रहता है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सेशन लेयर का जो है मेन वर्क क्या है OSI मॉडल में, सेशन प्रोवाइड करना और चेक पॉइंट्स को जो प्लेस करना अपने डाटा में। ठीक है, जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लेयर देखते हैं, 4th लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर टेक डाटा ट्रांसफर इन द सेशन लेयर एंड ब्रेक इनटू द सेगमेंट ऑन द ट्रांसमिट एंड। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, जो सेशन लेयर से जो डाटा ट्रांसफ़र करके जो यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, उस डाटा को किस में जो है स्प्लिट कर देती है, ब्रेक कर दिया है, सेगमेंट्स में ब्रेक कर देती है उसको। ठीक है, जब तक वो ट्रांसमिटिंग इस लेयर के एंड तक पहुँचती है तो उस डाटा को किस में ब्रेक कर देती है, सेगमेंट्स में ब्रेक कर देती है। अब ये क्वेश्चन से पूछा जाता है कि डाटा को सेगमेंट्स में कौन सी लेयर ब्रेक करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को सेगमेंट्स में ब्रेक करती है। It is responsible for resembling the segment on the receiving end, turning it back into data that can be used by the session layer। ठीक है, तो ये लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल है रिसीविंग एंड में जो है सेगमेंट्स को डाटा में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि जो सेशन लेयर को जो है वो डाटा यूज़ कर सके। इसका यही मतलब है। ठीक है, तब जब हम सेंडर की तरह वर्क कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ पे फंक्शन ये है कि हमारा जो डाटा है उसमें सेगमेंट में ब्रेक कर देना। जब हम रिसीविंग की तरह एक्ट करेंगे वहाँ पे, तो OSI मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर रहेगी उसका ये वहाँ पे फंक्शन रहेगा कि जो हमने वहाँ पे सेगमेंट को जो पहले ब्रेक किया गया था उसको जो वापस डाटा में कन्वर्ट कर देना, ताकि सेशन लेयर जो है उस डाटा का यूज़ कर सके।
द ट्रांसपोर्ट लेयर कैरी आउट फ्लो कंट्रोल। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो डेटा का जो है फ्लो को भी कंट्रोल करेगी। सेंडिंग डेटा एट ए रेट दैट मैचेस द कनेक्शन स्पीड ऑफ द रिसीविंग डिवाइस। और डेटा को जो है उस रेट से सेंड करेगा जो रिसीविंग डिवाइस का कनेक्शन स्पीड होगी उसके साथ मैच करे। ऐसा नहीं है कि रिसीविंग डिवाइस की कनेक्शन स्पीड है 2 MB/s और वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा सेंड कर देगी 10 MB/s के हिसाब से, तब तो वहाँ पे हैवी ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा जो कहीं ना कहीं नेटवर्क पे भी लोड करेगा। एंड एरर कंट्रोल, एरर को भी कंट्रोल करती है। चेकिंग इफ़ डाटा वाज रिसीविंग इनकरेक्टली एंड इफ़ नॉट रिक्वेस्ट इट अगेन, ठीक है। अगर तो और चेकिंग करती है कि अगर डाटा इनकरेक्टली रिसीव हुआ है तो एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देगी कि भाई डेटा फिर से सेंड करो, हमारे पास डेटा जो है इनकरेक्टली रिसीव हुआ है। अगर डेटा सही रिसीव हुआ होगा तो फिर रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करेगी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन फंक्शन है, मेन वर्क है OSI मॉडल में, वो हमें समझ आ गया है कि वो डेटा को सेगमेंट्स में ब्रेक करती है, फिर रिसीविंग एंड में उसको सेगमेंट को जो है वापस डेटा में रिसेंबल कर देती है। यहाँ पे डेटा का स्पीड को भी कंट्रोल, फ्लो को भी कंट्रोल करती है, एरर चेक भी करेगी और फिर अगर डेटा इनकरेक्टली जो रिसीव हुआ है तो फिर रिक्वेस्ट भी सेंड करती है। तो ये फंक्शन रहने वाला है ट्रांसपोर्ट लेयर का। नेक्स्ट लेयर को देखते हैं, नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर हैज़ 2 मेन फंक्शन। नेटवर्क लेयर के यहाँ पे जो है 2 मेन फंक्शन रहने वाले हैं। वन इज़ ब्रेकिंग अप सेगमेंट इनटू नेटवर्क पैकेट्स एंड रिसेंबलिंग द पैकेट्स ऑन द रिसीविंग एंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो 2 मेन फंक्शन रहने वाले हैं वो यही है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र करेगी वो सेगमेंट्स में रहेगी, तो सेगमेंट्स में डेटा को और ये स्प्लिट कर देगी पैकेट्स में, और रिसीविंग एंड में उस पैकेट्स को किस में रिसेंबल कर देगी, वापस सेगमेंट्स में रिसेंबल कर देंगी। तो ये इसके 2 मेन फंक्शन है। शायद अब हम लोग को समझ आ गया होगा कि डेटा सेगमेंट्स को पैकेट्स में ब्रेक कर देगी और रिसीविंग एंड्स में पैकेट्स को वापस सेगमेंट्स में जो है रिसेंबल कर देगी। द अदर इज राउटिंग पैकेट बाय डिस्कवरिंग द बेस्ट पाथ अक्रॉस द फिजिकल नेटवर्क, ठीक है। तो दूसरा जो इसका फंक्शन रहता है वो पैकेट को राउटिंग करती है और डिस्कवर करती है पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए बेस्ट पाथ को डिस्कवर करती है फिजिकल नेटवर्क में। The network layer uses network address, typically internet protocol address, to route packet to a destination node, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर यहाँ पे जो है नेटवर्क एड्रेस का यूज़ करती है, जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, टू रूट पैकेट टू ए डेस्टिनेशन नोड, ताकि जो है पैकेट को जो है डेस्टिनेशन तक जो है पहुँचाया जा सके। तो हमें ये भी समझ आ गया है कि नेटवर्क लेयर का क्या फंक्शन रहने वाला है। सेगमेंट टू पैकेट्स टू सेगमेंट, और यहाँ पे एक बेस्ट रूट डिस्कवर करेगा डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, फिजिकल नेटवर्क में ट्रांसफ़र करने के लिए। और किसका यूज़ करेगी उसके लिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का यूज़ करेगी डेटा को जो है रूट करने के लिए। नेक्स्ट लेयर देखते हैं, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर एस्टेब्लिशेस एंड टर्मिनेट ए कनेक्शन बिटवीन 2 फिजिकल कनेक्टेड नोड्स ऑन ए नेटवर्क। तो यहाँ पे डाटा लिंक लेयर जो क्या करती है, वो जो फिजिकली कनेक्टेड नोड्स रहते हैं नेटवर्क में उनके बीच कनेक्शन को इस्टेब्लिश भी करती है और टर्मिनेट भी कर सकती है। ये वर्क किसका रहता है, डाटा लिंक लेयर का। इसका एक मेन वर्क और रहता है, इट ब्रेक अप पैकेट इनटू फ्रेम्स एंड सेंड देम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इसका दूसरा मेन वर्क क्या रहता है, जो नेटवर्क लेयर्स ने यहाँ पे पैकेट जो सेंड किए होंगे, ट्रांसफ़र किए होंगे, उसको अब फ्रेम में जो है ब्रेक कर देगी और उस फ्रेम्स को क्या, सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है सेंड कर देगी। दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। ये लेयर जो है 2 पार्ट से कंपोज की गई है, बनाई गई है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC विच आइडेंटिफाई नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो है नेटवर्क के प्रोटोकॉल को भी आइडेंटिफाई करेगी। परफॉर्म्स एरर चेकिंग एंड सिंथेसाइज फ्रेम, और एरर चेकिंग को भी परफॉर्म करेगी कि कोई एरर तो नहीं है हमारे डेटा में, और फ्रेम्स जो यहाँ पे जो स्प्लिट की गई होगी उसको भी सिंथेसाइज करेगी कि सही तरीके से फ्रेम बनी है कि नहीं बनी है। नेक्स्ट जो पार्ट है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसे हम मैक के नाम से भी जानते हैं, विच यूजेस मैक एड्रेस टू कनेक्ट डिवाइसेस एंड डिफाइन परमिशन टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा, ठीक है। तो मैक क्या करता है, मैक एड्रेस का यूज़ करता है डिवाइसेस को कनेक्टेड करने के लिए, और एक परमिशन जनरेट करेगा कि भी डाटा को आगे ट्रांसमिट किया जाए या रिसीव किया जाए। अगर वहाँ पे जो है सही प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया होगा, कोई एरर नहीं होगी, तो वहाँ पे एक परमिशन जनरेट हो जाएगी कि भाई डेटा को आगे ट्रांसमिट किया जाए या नहीं किया जाए। तो हमें पता चला कि डेटा लिंक लेयर का यहाँ पे मेन फंक्शंस क्या है, पैकेट को फ्रेम्स में जो है स्प्लिट कर देता है, फिर रिसेंबल कर देता है फ्रेम को वापस पैकेट में रिसीविंग एंड पे। यहाँ पे 2 पार्ट्स रहते हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल का क्या यहाँ पे वर्क रहता है कि वहाँ पे नेटवर्क प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करना, कोई एरर तो नहीं आई है, और फ्रेम को सिंथेसाइज करना। और मैक का क्या रहता है कि मीडिया डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए मैक एड्रेस का यूज़ करती है और परमिशन जनरेट करती है कि डेटा को आगे ट्रांसफ़र किया जाए या फिर नहीं किया जाए।
नेक्स्ट लेयर देखते हैं फिजिकल लेयर्स। दिस लेयर इंक्लूड द फिजिकल इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व्स इन द डाटा ट्रांसफ़र। ये जो लेयर है फिजिकल इक्विपमेंट्स को इंक्लूड करती है जो डेटा को ट्रांसफ़र करने में जो है हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि सच एज द केबल्स एंड स्विचेस। जैसे कि केबल्स और स्विचेस, हम डेटा को किस में ट्रांसफ़र करते हैं, केबल्स में ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो फिजिकल लेयर है यहाँ पे वो इक्विपमेंट्स रहते हैं जो डेटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल रहते हैं फिजिकली। दिस इज ऑल्सो द लेयर वेयर द डाटा गेट्स कन्वर्टेड फ्रेम्स इनटू ए बिट्स। ठीक है, तो ये वो लेयर है जहाँ पे डेटा को कन्वर्ट किया जाता है, फ्रेम टू बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज स्ट्रिंग्स ऑफ वंस एंड जीरोज। और बिट्स में जो डेटा रहता है वो किस में रहता है, वंस एंड जीरोज में रहता है। हमें पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो कि किस फॉर्म में रहती है, वंस और जीरोज़ की फॉर्म में रहती है। तो हमें इस लेयर का मेन फंक्शन क्या रहता है कि जो डेटा जो फ्रेम्स में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया होगा उसको वो बिट्स में कन्वर्ट कर देती है। बिट्स में क्यों कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज। ये हमारा OSI मॉडल्स था। यहाँ पे हमने जो है हर लेयर की फंक्शनिंग को समझा और जाना कि OSI मॉडल कैसे वर्क करता है। एक बार OSI मॉडल्स को फिर से देख लेते हैं, वापस जाते हैं डायग्राम्स पे और देख लेते हैं कि OSI मॉडल्स जो है कैसे वर्क करता है। जैसे कि हमें पता है कि एप्लीकेशन लेयर में जो डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर से सेशन लेयर में जाएगा, सेशन लेयर में डेटा की फॉर्म में ही रहेगा। फिर जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा तो डेटा को किस में ब्रेक कर दिया जाएगा, सेगमेंट्स में चेंज कर दिया जाएगा। फिर वो जब नेटवर्क लेयर पे आएगा तब किस में ब्रेक कर दिया जाएगा, पैकेट्स में ब्रेक कर दिया जाएगा। जब वो नेटवर्क लेयर से डेटा लेयर में आएगा तो फिर पैकेट्स को किस में ब्रेक कर दिया जाएगा, फ्रेम्स में ब्रेक कर दिया जाएगा। जब डेटा लिंक लेयर से जब वो फिजिकल लेयर पे आएगा तो फिर वो क्या रहेगा, इसमें जो है फ्रेम्स को जो है बिट्स में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस रहेगा वो सेंडर एंड से प्रोसेस रहेगा, सेंडर की तरफ से जो ये प्रोसेस रहेगा ये रहेगा। जब रिसीविंग एंड पे जब हम प्रोसेस को देखेंगे तो फिजिकल लेयर जो है डेटा को वापस फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देगी। फिर फ्रेम्स डेटा लिंक लेयर जो है डेटा को वापस जो है पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगी, पैकेट्स लेयर में। फिर पैकेट्स लेयर में डेटा को वापस सेगमेंट में कन्वर्ट कर देगी। फिर सेगमेंट लेयर वापस डेटा को जो है वापस डेटा में कन्वर्ट कर देगी। फिर वहाँ से वापस वही फंक्शन रहेगा और डेटा ओरिजिनल फॉर्म में एप्लीकेशन लेयर में जो वापस ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाएगा जब वो रिसीविंग एंड पे रिसीव हो जाएगा। तो हमने देखा कि एक साइड में तो डेटा की जो प्रोसेस रहती है, रिसीविंग एंड में जो है उसकी अपोजिट प्रोसेस रहती है। तो बस यही है OSI मॉडल। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझ आ गया होगा। अगर आप मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरा वर्क पसंद नहीं करते तो आप वीडियो को डिसलाइक भी जो है कर सकते हैं, बट आप लोग प्लीज़ कमेंट करें कि आप लोगों को जो है यहाँ पे क्या चीज़ें जो है पसंद नहीं आई। अगर आप मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।